आइए इस लेक्चर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के शेष भाग का अध्ययन करें। शीर्षक है भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। सक्रिय गुरुबीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह गुरुबीजाणु वृद्धि कर बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। अब इसका केंद्रक विभाजित होकर दो संतत केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुवों अर्थात बीजांड द्वार एवं निभाग की ओर चले जाते हैं। ये दोनों केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर स्थित होते हैं। अब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य भाग में पहुंचता है और ये ध्रुवीय केंद्रक अथवा द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। तत्पश्चात बीजांड द्वार के केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण होने से अंड उपकरण बन जाता है। अंड उपकरण में एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभागीय ध्रुव के तीनों केंद्रक प्रतिमुख कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। परिवर्धन या विकास के समय बीजांडकाय भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करता है। आइए अब भ्रूण कोश के प्रकार देखें। भ्रूण कोश के विकास में भाग लेने वाले गुरुबीजाणुओं की संख्या के आधार पर भ्रूण कोश निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोस्पोरिक भ्रूण कोश। इस प्रकार के भ्रूण कोश का विकास केवल कार्यशील गुरुबीजाणु द्वारा होता है। शेष 3 गुरुबीजाणु विघटित हो जाते हैं। इसे पॉलीगोनम प्रकार का भी कहते हैं। यह 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय संरचना होती है। नंबर 2, बाइस्पोरिक भ्रूण कोश। इसके निर्माण में 2 गुरुबीजाणु भाग लेते हैं। नंबर 3, टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोश। इसका निर्माण 4 गुरुबीजाणुओं के केंद्रकों द्वारा होता है। आपके स्क्रीन पर मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का चित्र दिखाया गया है। चित्र बार बार बना करके इसका अभ्यास करेंगे जिससे आपको इसे ठीक ढंग से बनाने आ जाए। आइए अब परागण को परिभाषित करें। पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, परंतु प्रेरित होने पर इसे संकरण कहते हैं। सामान्यतः परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। आइए स्वपरागण का अध्ययन करें। एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब ऐसे परागण को स्वपरागण कहते हैं। अर्थात स्वपरागण एक पौधे पर उपस्थित एक लिंगी अथवा उभयलिंगी पुष्पों में होता है। स्वपरागण को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। स्वपरागण की इस विधि में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। नंबर 2, सजातीय पुष्पी स्वपरागण। स्वपरागण की इस विधि में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। यह एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प में पाया जाता है। यहाँ पादप के सभी पुष्प आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। आपके स्क्रीन पर
स्वपरागण की क्रिया का चित्र दिखाया गया है, इसे देखकर समझने का प्रयत्न करें। आइए अब स्वपरागण के लिए अनुकूलन का अध्ययन करें। स्वपरागण की सफलता के लिए पौधे निम्न प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं। नंबर 1, निमिलिता। सामान्यतः पुष्प परिपक्व होने पर खिल जाते हैं। इन्हें चेस्मोगैमस पुष्प कहते हैं। आपके स्क्रीन पर इसका उदाहरण दिखाया गया है। कुछ आवृतबीजी पौधों में द्विलिंगी पुष्प परिपक्व होने के पश्चात भी अनावृत नहीं होते, अर्थात खिलते नहीं। इन्हें निमिलित पुष्प कहते हैं। पराग कणों के बाहर न निकल पाने के कारण यह स्वपरागण का एक विशेष अनुकूलन है, जैसे कनकौवा, गुलमेहदी, खट्टी बूटी, बनफसा इत्यादि। नंबर 2, समकाल पक्वता। इस प्रकार के अनुकूलन में द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों के परागकोश व वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं। परागकोश के स्फुटन से मुक्त परागकण परिपक्व वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और इसी समय वर्तिकाग्र ग्राही होती है। यह परागण वायु व कीटों द्वारा होता है, जैसे कैथरेंथस रोजियस, मिराबिलिस जलापा, टेजिटस इंडिका, विंका रोजिया, आर्जिमोन मैक्सिकाना। नंबर 3, द्विलिंगता। एक ही पुष्प में दोनों जन्नांग उपस्थित होने पर दोनों को द्विलिंगी कहते हैं। यह स्वपरागण को बढ़ावा देता है। आइए अब स्वपरागण के लाभ देखें। नंबर 1, स्वपरागण एक सरल प्रक्रिया है। इससे पादपों का शुद्ध वंश चलता है। नंबर 2, इसमें परागण के लिए दूसरे पौधों एवं वाहक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नंबर 3, इसके असफल होने की संभावना कम होती है। नंबर 4, इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 5, इसके लिए अधिक बड़े, सुगंधित एवं आकर्षक पुष्पों की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब स्वपरागण से हानियाँ देखें। नंबर 1, स्वपरागण से निर्मित बीजों के अंकुरण से बने पौधे कमज़ोर व कम भार वाले होते हैं। नंबर 2, इस प्रक्रिया में निर्मित बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। नंबर 3, स्वपरागण से निर्मित बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते। नंबर 4, ये बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते और नई प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। नंबर 5, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं। आइए अब परागण का दूसरा भाग, जिसे परपरागण कहते हैं, का अध्ययन करें। द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण एक सामान्य प्रक्रिया है। परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है, परंतु एक लिंगी पौधों में केवल परपरागण ही संभव होता है। आइए परपरागण के लिए अनुकूलन का अध्ययन करें। पुष्पीय पौधों में परपरागण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए पौधों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1, एक लिंगता। एक लिंगी पुष्पों में नर
एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। जब एक ही पुष्प में पौधे पर नर व मादा पुष्प लगे होते हैं तब यह पौधा एक क्षयक अथवा उभयलिंगाश्रयी कहलाता है, जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, मक्का। इन पौधों का प्रैक्टिकल कर चुके हैं, देख चुके हैं इनके बारे में। इन पौधों में स्वपरागण एवं परपरागण दोनों संभव है, परंतु जब नर एवं मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तब यह पौधा एक लिंगाश्रयी कहलाता है, जैसे सहतूत, पपीता, केवड़ा इत्यादि। नंबर 2, स्वबंध्यता। जब एक पुष्प के अंड का निषेचन उसके ही पराग कणों द्वारा नहीं हो पाता तब यह स्थिति स्वबंध्यता कहलाती है, जैसे आलू, तंबाकू इत्यादि। नंबर 3, भिन्न काल पक्वता। विभिन्न द्विलिंगी पौधों में नर एवं मादा जननांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की प्रक्रिया भिन्न काल पक्वता कहलाती है। इसलिए इनमें स्वपरागण की कोई संभावना नहीं होती। यह 2 प्रकार की होती हैं। जब पुष्प में पुमंग जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है तब यह स्थिति पूर्व पुंपक्वता या प्रोटेंड्री कहलाती है, जैसे कपास, गुड़हल, सूरजमुखी इत्यादि। इसके विपरीत जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तब यह स्थिति पूर्व स्त्री पक्वता या प्रोटोगाइनी कहलाती है, जैसे पीपल, अशोक, बरगद, चंपा, गुलाब इत्यादि। चौथा, विषम रूपता। कुछ पौधों के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र की स्थिति में विभेद होता है, अर्थात अंतर होता है। यहाँ द्विरूपी विषमरूपता में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, जैसे प्रिमरोज, अलसी, जबकि त्रिरूपी में 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, जैसे खट्टी बूटी, लाइथ्रम। पुष्पों में यह विषमरूपता भिन्न भिन्न प्रकार के परागकोश के कारण अर्थात विषम परागकोशता अथवा वर्तिका की भिन्न भिन्न लंबाई के कारण होती है। आपके स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के पुष्प में किसी की लंबी वर्तिका या छोटी वर्तिका का चित्रण किया गया है। इसे देख करके इसे समझने का प्रयत्न करें। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।